हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम्स। आज हम आ चुके हैं हमारे पार्ट 2 ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिक्स के साथ। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो हमारे इन्फ्लेशन रेट है, डिमांड फॉर मनी है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग्स है, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया था। अभी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी से आपका जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये धीरे धीरे और डीपन अप होने वाला है, तो आपको अभी ध्यान से एक एक चीज को सुनना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, आई रिक्वेस्ट एवरीवन to please like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more notifications of our videos. So let's start. What are the various options available for investment? इसमें आपके पास दो कैटेगरीज आती है, एक है फिजिकल एसेट्स, एक है फाइनेंशियल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स वो हैं जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिजिकल, ठीक है, यानी कि हमारे अपने तरीके से हम उसे देख सकते हैं कि हमने आज उस चीज को खरीदा, हमने आज उस चीज के साथ ट्रांजैक्शन किया है। तो उसके एग्जांपल्स में जैसे कि रियल एस्टेट मतलब घर, जो अपार्टमेंट्स लोग खरीदते हैं, बंगलोज लोग खरीदते हैं, वो लोग इस एग्जाम्पल में आते हैं। गोल्ड या ज्वेलरी जो हम खरीद के रखते हैं। कमोडिटीज बच्चों का डाउट रहता है कैसे है, तो वो हम धीरे धीरे आगे जानेंगे, बट अभी मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे देती हूँ। कमोडिटीज इसीलिए है क्योंकि कमोडिटीज जो होते हैं उन्हें भी हम जब एक्सचेंज करते हैं, अगर हम लार्जर एस्पेक्ट में भी देखें तो जब कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज जब एक्सचेंज करती है गुड्स को, तो उन्हें भी उसमें भी प्रॉफिट मिलता है, उसी में भी उनकी कमाई होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो ये भी वन टाइप ऑफ असेट है, इसीलिए उसे फिजिकल एसेट में गिना गया है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एसेट, जिसके बारे में हमें आगे भी चर्चा करनी है। फाइनेंशियल एसेट्स में आता है फिक्स डिपॉजिट्स विद बैंक्स। ठीक है, क्या आता है? फिक्स डिपॉजिट्स विद बैंक्स। इसके साथ आपका आता है स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स विद पोस्ट ऑफिसेस, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एक्सेट्रा, और सिक्योरिटीज मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। इसका मैं ओवरऑल आइडिया अभी इसीलिए नहीं दूंगी क्योंकि धीरे धीरे जब चैप्टर में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आने लगेगा। पर ओवरऑल जो बेसिक आइडिया है कि फाइनेंशियल एसेट होता क्या है, तो जिसे हम खाली फाइनेंशियल वे में ही डील कर सकते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन होता है। जैसे कि बैंक्स में पैसे जब हम ट्रांजैक्ट करते हैं तो हम फिजिकली तो नहीं करते ना कि हमने कुछ चीज उठाई और इधर से उधर कर दिया, नहीं, हम उसे देख नहीं सकते, वो अपने आप ट्रांजैक्शन हो जाती है कंप्यूटराइज्ड बेसिस में। वैसे ही ये सब जो चीजें हैं ये फाइनेंशियली हैंडल होती है, ये हम अपने हाथ से नहीं करते, बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ हम अभी स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द वेरियस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म यानी कि कम दिनों के लिए या सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। ये शॉर्ट टर्म यहाँ पे मैक्सिमम 1 ईयर तक लिया जाता है, क्योंकि अगर हम पैसों को कुछ और कम दिनों के लिए रखेंगे तो हमें उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना होना चाहिए। मिलता है बेनिफिट पर बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, ब्रॉडली स्पीकिंग, सेविंग्स बैंक अकाउंट, money market liquid funds and fixed deposits with banks may be considered as short term financial investment options। तो ये जो लिखा गया ना बेटा, इनमें से क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस एंड व्हाट आर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में भी आता है, आपके टर्म 1 में आ सकता है, यूनिट टेस्ट में भी आ सकता है, इसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी आने की चांसेस होती है। ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेविंग्स बैंक अकाउंट के साथ। ठीक है, तो सेविंग्स बैंक अकाउंट क्या होता है? सेविंग्स बैंक अकाउंट इज ऑफन द फर्स्ट बैंकिंग प्रोडक्ट पीपल यूज which offers low interest rate of 4 to 5% per annum, making them only marginally better than fixed deposits। तो सेविंग्स बैंक अकाउंट क्या होता है? ये एक तो पहला है कि ये फर्स्ट बैंकिंग प्रोडक्ट है। दूसरी बात कि इसे पीपल यूज करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि जल्दी रिटर्न्स मिलते रहे। ये रिटर्न्स देता है बट बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है। क्या देता है? बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी पढ़ाया था, आपको रिवाइज करते रहना है। तो इंटरेस्ट का मतलब है कि जब आपने कोई चीज बोरो की है आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं।
तो जब आप बैंक में अपने पैसे देते हैं तो वो वन टाइप ऑफ बोरोअर होते हैं, इसीलिए वो आपको इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स। तो ये क्या होता है? Money market or liquid funds are the specialized form of mutual funds that invest in extremely short-term fixed income instruments and thereby provide easy liquidity. ये यहाँ पे जो शब्द छुपा हुआ है यही आता है आपके MCQs में कि which short term financial instruments provide more liquidity, तो आपको लिखना है मनी मार्केट फंड्स और लिक्विड फंड्स। इसके बारे में हम और डिटेलली जानेंगे म्यूचुअल फंड्स वाले चैप्टर में। अभी जो आइडिया है वो सुनो कि ये भी एक म्यूचुअल फंड है, वन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है, या फिर आप बोल दो कि एक फंड है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं किस चीज के लिए, ताकि उनकी लिक्विडिटी हो, वो कभी भी मनी के साथ अपना ट्रांजैक्शन कर सके, वो कभी भी मनी को विड्रॉ कर सके इन द सेंस। Unlike most mutual funds, money market funds are primarily oriented towards protecting your capital and then aim to maximize your returns. तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड हमेशा क्या करती है, म्यूचुअल फंड हमेशा ये देखती है कि आप लोगों का रिटर्न ज्यादा हो और उसके बाद आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहे। कैपिटल का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है, मनी। यहाँ पर मनी को हम इकोनॉमिकली क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स है वो क्या करती है, आपके जो कैपिटल है उसको पहले फर्स्ट आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करती है और सेकंड क्या करती है, यस, मैक्सिमाइज करती है रिटर्न्स को। मैक्सिमाइज यानी बढ़ा देती है। ठीक है, तो अगर आपको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इन पॉइंट्स को इसीलिए लिख रही हूँ ताकि जब आप शॉर्ट नोट्स अपने साथ साथ बना रहे होंगे तो आप उसे नोट डाउन करते चलें, ताकि आपको जब एग्जाम के टाइम में आप जब क्विक रिवीजन करेंगे तो आपको सारी चीजें याद आ जाएं। आप लोग प्लीज इससे नोट डाउन कर लीजिए और अपने टेक्स्ट बुक का एक प्रिंट आउट, अगर आप टेक्स्ट बुक खरीद नहीं पाए कोई बात नहीं, अपने टेक्स्ट बुक का जो ऑनलाइन मिलता है उसका प्रिंट आउट ले लीजिए चैप्टर वाइज, सो दैट जैसे ही मैं जो जो चीजें अंडरलाइन करवाती जा रही हूँ आप उसे अंडरलाइन कर सके। ओके, नेक्स्ट, money market funds usually yield better returns than savings account but lower than bank fixed deposits. तो मनी मार्केट फंड्स क्या करती है, ये रिटर्न ज्यादा देती है, किससे, सेविंग्स अकाउंट से। किससे ज्यादा देती है, सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा देती है, पर किससे कम भी देती है, बैंक के फिक्स डिपॉजिट से। फिक्स डिपॉजिट अभी हम डिस्कस करेंगे, क्या है फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स। Fixed deposits with banks are also referred to as term deposits and minimum investment period for bank FDs is 30 days. ये भी कभी कभार क्वेश्चंस में आ जाता है कि आपका मिनिमम पीरियड क्या है, कितने दिनों तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंक FDs में, तो आप लिखेंगे 30 डेज। तो यहाँ पे हमने और एक टर्म भी यूज किया है, डिपॉजिट्स। ये भी कभी कभार एमसीक्यू में आ सकता है कि फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स को और क्या कहते हैं, तो डिपॉजिट्स कहते हैं। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्हें रिस्क कम लेना होता है, यानी कि उन्हें रिस्क नहीं लेना कि उनके कैपिटल यानी मनी लॉस हो जाए, क्योंकि आपको पता है जो भी इन सब चीजों में इन्वेस्ट करता है उसे एक रिस्क रहता है कि उसकी पैसे डूब जाए, तो इसीलिए वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें इस बात का ज्यादा डर रहता है, लो रिस्क एपेटाइट। ठीक है, सेकेंड है इसका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो 6 to 12 मंथ्स का रहता है। अब आप बोलोगे मैम आपने तो अभी बताया था कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड तो 30 डेज का है, फिर ये 6 to 12 मंथ्स क्या है। तो देखो 30 डेज तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, पर इसमें आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जितना मिलना चाहिए। मतलब लोगों को एक अपना रिटर्न भी तो चाहिए, जितना उन्होंने पैसा दिया है उससे ज्यादा अगर वो मिलेगा ही नहीं तो आप फिर वहां पे इन्वेस्ट करके आपको क्या फायदा। तो इसीलिए सब मिनिममली अगर आपको अगर बोला जाए कि रेकमेंड किया जाएगा, रेकमेंडेशन के हिसाब से आप 6 to 12 मंथ्स इन्वेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, नॉर्मली द इंटरेस्ट रेट लेस देन 6 मंथ्स, यहाँ पे दिखा हुआ अभी है जो मैं बता रही हूँ, is likely to be lower than money market funds। यानी हम मनी मार्केट फंड्स में इसीलिए तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो कम रिटर्न्स दे रहा था,
और अगर हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे कम दिनों के लिए तो वो हमें उससे भी ज्यादा कम रिटर्न्स देगा, तो हमें बेटर क्या करना चाहिए, ज्यादा दिनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, इजंट इट? तो यही इस चीज का नॉलेज है। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं वेरियस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। देखो जिसको जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में डालते जाना, बीच बीच में देखकर आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स पढ़ाया जा रहा है ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है। एक्चुअल म्यूचुअल फंड्स एक चैप्टर के हिसाब से है, जिससे आप जब पढ़ोगे तो आपको इस बात का पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग से। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सबसे पहला एमसीक्यू यहीं से आता है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स को क्या कहते हैं। ये बोर्ड का भी सवाल है, जब हम बोर्ड के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स को क्या बोलते थे। तो पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम, इस चीज को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग भी नोट्स बना रहे होंगे अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, और अगर टेक्स्ट बुक है तो उसमें अंडरलाइन साइड बाय साइड करते चलेंगे। तो post office monthly income scheme is a low risk saving instrument which can be availed through any post office. It provides an interest rate of 8% per annum. ये कितना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, 8% पर एनम, विच इज पेड मंथली। ये कैसे दिया जाता है, मंथली पे किया जाता है। ठीक है, ये कभी कभार पूछा जाता है कि एमसीक्यू में आ सकता है कि ये कैसे दिया जाता है, पे किया जाता है। तो आप लिखेंगे मंथली, नॉट पर एनम। पर एनम मींस एनुअली, हर साल नहीं दिया जाता है, मंथली आपको दे दिया जाता है। मिनिमम अमाउंट विच कैन बी इन्वेस्टेड इज ₹1000 एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपल्स ऑफ 1000। तो आप बोलोगे मैम इसका मतलब हमें समझ में नहीं आया। आई एम टेलिंग यू, सपोज आपने यहाँ पे देखते चलिए, सपोज आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, ये मिनिमम पैसा है, आप ऐसे 500 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मिनिमम आपको 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर लिया। अभी नेक्स्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा तो आप कितना कर सकते हो, 2000, 3000, 4000, कुछ इस तरह से। कैसे, 1 2 3, क्योंकि ये मल्टीपल्स ऑफ 1000 है। गेटिंग इट, 2 1s are 2, 3 1s are 3, in that sense. Okay, and additional investment in the multiples of 1000, इसका एक मैक्सिमम अमाउंट भी है। तो मैक्सिमम अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो 3000। अगर आपके पास सिंगल अकाउंट है और जॉइंटली अकाउंट हेल्ड है तो आप 6000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 6 इयर्स की है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपको ये सब चीजें साइड बाय साइड लर्न होती रहे। अ बोनस ऑफ 10% इज पेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इसे हम समझते हैं कि क्या है। ठीक, सो लुक एट द एग्जांपल गिवन हियर। आई एम गिविंग दिस एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपने फर्स्ट टाइम में सपोज 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो आपका वो एज यूजुअल एक्यूमुलेट होता गया। उन्होंने सपोज आपको एक इंटरेस्ट रेट बताया जिसमें आपको 500 रुपया हर महीना बढ़ता गया, एंड एट लास्ट अगर आपने जितने महीनों के लिए भी किया होगा, आई एम टेकिंग इट कि आप लोगों ने किया फॉर 4-5 मंथ्स, तो आपने 4 to 5 मंथ्स में आपका जो इनकम है वो 3000 रुपीज हुआ। अब जैसे कि जानते हो कि मेच्योरिटी जो होती है, डेफिनेटली मेच्योरिटी 6 इयर्स की है, बट अभी मैं ओवरऑल एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज अभी ये एग्जांपल ही खुद 6 इयर्स का कंसिडर कर लो, ठीक है। तो आपके 6 इयर्स के बाद आप देखेंगे कि ये पैसा जो 3000 रुपीज है, इसके साथ आपको और 10% मिलने वाला है। किस चीज का, 3000 का 10%। 3000 का 10% कितना होगा, कैन एनीवन टेल मी? यस, यू आर वेरी मच करेक्ट, इट्स 300 रुपीज। तो उस इंसान को मैच्योरिटी के वक्त 3300 रुपीज मिलेगा। प्री मैच्योर अगर आपने विड्रॉल कर दिया, यानी कि अगर आपने 6 साल से पहले विड्रॉल कर दिया, तो आपको याद रखना है कि आपके जितने भी पैसे आपको मिलने वाले थे उसमें से 5% ले लिया जाएगा, मतलब आपको 5% नहीं मिलेगा, रिड्यूस हो जाएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट से, और 10% का जो बोनस आपको मिलने वाला था वो भी कैंसल हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे। A long-term saving instrument with a maturity of 15 years and interest payable 8% per annum compounded annually। तो ये क्या है? एक लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मेच्योरिटी कितने साल की है? 15 इयर्स की मेच्योरिटी है। 15 इयर्स के बाद आपको आपके पैसे वापस लेने के लिए मिल जाएंगे। इसकी इंटरेस्ट कितने में मिलती है? 8% पर एनम। आई एम अगेन हाईलाइटिंग दिस पार्ट so that you can understand very well. Now you can see also that 8% per annum for 15 years and the interest is paid annually, यानी कि हर साल दिया जाएगा कंपाउंडेड। ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। नेक्स्ट है a PPF account can be opened through a nationalized bank at any time during the year and is open all throughout the year for depositing money. Tax benefits can be availed for the amount invested and interest accrued is tax free. This can be an MCQ, so make sure you underline this point. ये बहुत ही crucial लग रहा है मुझे। तो ये कहता है कि टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं। क्यों? जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर। एक तो जो आपको मिलने वाला है अमाउंट, एक्वायर्ड मतलब जो आप मिलने वाला है, एक्योर्ड आपने जो किया हुआ है उसमें आपको वो टैक्स फ्री रहने वाला है। दूसरा है ये आपको टैक्स बेनिफिट्स इसी हिसाब से देते रहेगा। A withdrawal is permissible every year from the 7th financial year of the date of opening the account and the amount of withdrawal will be limited to 50% of the balance at the credit। अब सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है? आप विड्रॉल कर सकते हो प्री मेच्योरली। देखो यहाँ पे 15 साल लिखा है, तो 7th फाइनेंशियल ईयर जो होता है, देखो पहले मैं बता देती हूँ जो फाइनेंशियल ईयर होता है बेटा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च and ends at the next April to March या March to April, ऐसा कुछ चलता है ये, ठीक है। तो ये हमारे उस तरह से नहीं जाता है जैसे हमारे डेज चलते हैं कि हाँ भाई 31 दिसंबर हो गया, 1 जनवरी से नया साल आ गया, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल ईयर वर्क्स इन अ डिफरेंट क्राइटेरिया। ओके, नाउ लिसन टू मी। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 7th फाइनेंशियल ईयर जब होगा आपके इन्वेस्टमेंट का, जब 7th फाइनेंशियल ईयर आएगा, आप तभी 50% विड्रॉ कर सकते हो। किसका? बैलेंस ऑफ द क्रेडिट एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। 4th ईयर के एंडिंग में जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया होगा उसके प्रीसीडिंग ईयर में, यानी पहले वाले साल में जितना पैसा होगा उतना ही अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स। कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या होता है? दीज आर शॉर्ट टर्म 6 months to medium term 3 to 5 years borrowings by companies at fixed rate of interest which is paid monthly, quarterly, semi-annually और annually। कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या है? ये एक शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म है, इसीलिए लॉन्ग टर्म के अंदर रखा गया क्योंकि इसमें मीडियम टर्म दैट इज 3 to 5 years है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनीज होती है, अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि बैंक्स थी जिनके पास हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे या फिर रख रहे थे बोल सकते हैं, पर यहाँ पे कौन है? कंपनीज है जो हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, जो कि शॉर्ट टर्म हो सकता है 6 months के लिए या फिर 3 to 5 years के लिए भी हो सकता है, ठीक है। They can also be cumulative fixed deposits where the entire principal amount along with the interest is paid at the end of the loan period। अब आप बोलोगे मैम मैंने लोन नहीं लिया था, अब ये लोन वाली बात कहाँ से आ गई? अरे बैंक ने लिया ना आपसे लोन। जब आप अपने पैसे वहां देते हो, मैंने आपको क्या बताया कि आपसे बैंक लोन ले रहा है अपने बैंक को चलाने के लिए और दूसरे जो लोन होल्डर्स हैं उन्हें पैसा देने के लिए। तो आपने तो दिया ना अपना पैसा उनको, तो वो लोग हुए ना, उन्होंने तो आपने तो अपना मनी लेंड किया ना, तो वो तो बोरोवर हुए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि लोन पीरियड। लोन पीरियड फिर से तो हुआ ना, आपके और उनके बीच में एक लोन वाला ट्रांजैक्शन तो है ही, तो वो आपको इंटरेस्ट पे करते हैं।
कब करते हैं? इधर ऐसे कर सकते हैं कि वो प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आपने स्टार्टिंग में दिया होगा उसके साथ अपना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करके एक साथ दे दे, या फिर धीरे धीरे सेमी एनुअली अपना इंटरेस्ट के साथ पैसा देते रहें। The rate of interest varies between 6 to 9% per annum for company fixed deposits. The interest received is after deduction of taxes. ये भी पूछा जा सकता है, बहुत रेयर चांसेस है बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बॉन्ड्स, ठीक है। तो बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स, it is a fixed income debt instrument issued for a period of more than 1 year with the purpose of raising capital. ये क्या होता है? एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, डेप्ट यानी कि कर्जा वाला इंस्ट्रूमेंट है जो कि 1 साल से ज्यादा दिया जाता है किस चीज के लिए? कैपिटल को रेज करने के लिए। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। धीरे धीरे हम इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अब इसका सिर्फ ओवरऑल आइडिया याद रखेंगे। द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशंस एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशंस सेल बॉन्ड्स, ठीक है। तो कौन सेल करता है बॉन्ड्स? ये आ सकता है क्वेश्चन में। अ बॉन्ड इज जनरली a promise to repay the principal along with a fixed rate of interest on a specified date called the maturity date. अब आप बोलोगे मैम बैंक भी तो वैसे ही करता है। नहीं बेटा, बैंक अलग सी चीज है, बॉन्ड्स अलग से होता है। बॉन्ड्स हमारे जो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट्स होते हैं उधर पे होता है, बैंक्स के साथ भी होता है बट बैंक्स के साथ यूजुअली ज्यादा नहीं होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, कॉर्पोरेशंस होती है, वो लोग ये बॉन्ड इशू करवाते हैं, यानी कि वो आपसे पैसे लेते हैं और वो जो बोलते हैं कि हम लोग आपका पैसा रिटर्न करेंगे। यहाँ पे लिखा है ना, अ प्रॉमिस टू रीपे प्रिंसिपल अलोंग विद अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट विच इज कॉल्ड द मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट कौन सा डेट है? जिस दिन आपको आपके पैसे अलोंग विद द इंटरेस्ट मिल जाएंगे, उसे आप मैच्योरिटी डेट कहेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स को, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है। अगर आपने अभी से अपना बेस बना लिया तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।